हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। डेली डोज ऑफ पॉलिटी में आज 5 क्वेश्चन फिर से लेके आए हैं। ठीक है, और इन 5 क्वेश्चन का मकसद क्या है? आपकी प्रैक्टिस कराना और आपको टॉपिक से वाकिफ़ कराना। ठीक है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि जाइए उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को पकड़िए, उनको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए और परफॉर्म कीजिए, ताकि आप जब क्वेश्चंस को अपने किसी भी एग्ज़ाम में सॉल्व करें तो आपको उससे मदद मिले। ठीक है, और साथ में क्या ही है, मेरा एक रूल है, पेन एंड पेपर साथ में रखिए ताकि आप लिखते रहिए। ठीक है, नोट्स लिखते रहिए और इसको आराम से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन है कि ओथ ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्ट्रेट टू गवर्नर बाय, मतलब गवर्नर जी की जो है ओथ जो है वो कौन एडमिनिस्ट्रेट करवाता है? पहले है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा है स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तीसरा है प्रेसिडेंट, चौथा है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब देखिए दोस्तों, इसको आपने सॉल्व कैसा करना है? इसको आपने सिंपल एलिमिनेशन से करना है। एलिमिनेशन से कैसे करेंगे? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो नहीं हो सकता, क्योंकि चीफ जस्टिस जो हैं वो किसको करवाते हैं? प्रेसिडेंट को। ठीक है जी, तो प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट क्या होता है? सेंटर स्टेट में हमने पढ़ा है प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट होता है गवर्नर, तो प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट हुआ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो गवर्नर के इक्विवेलेंट क्या हो गया? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो यहाँ पे कहीं है आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो ये आपका आंसर है। ये गलत, एलिमिनेशन से आ गया। ठीक है दोस्तों, पॉलिटी का एक बहुत ही अच्छा फंडा है कि हर चीज़ ना एक पैरेलल उस पे ग्राउंड पे चलती है, कि जैसे प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो गवर्नर है, प्राइम मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर है। ठीक है जी, और अगर आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा है तो इसी तरीके से स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, अगर आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है तो आपका स्टेट का भी सेम उसी पैटर्न में है। ठीक है, तो पैरेलल्स आपने ड्रॉ कर लेना है और बिल्कुल सिंपल आपने देखना। अच्छा, ये तो बिल्कुल दिया हुआ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जानते हैं कि गवर्नर क्या है, ओथ क्या लेते हैं और बेसिकली होता क्या है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 159 प्रोवाइड क्या करता है कि एवरी पर्सन अपॉइंटेड अ गवर्नर, कोई भी पर्सन जो कि गवर्नर बनेगा और रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ गवर्नर। अब ये इस लाइन का मतलब क्या है? रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज, देखिए कई बार होता है कि गवर्नर की ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करनी भी पड़ जाती हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ गवर्नर। अब ये जो भी चार्ज ये लेना है उससे पहले, बिफोर टेकिंग अ चार्ज शेल टेक एन ओथ और एन अफर्मेशन टू द ऑफिस। ठीक है, एक ओथ और अफर्मेशन लेने पड़ेगी। ठीक है, किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे ही गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट है। वही पैरेलल वाली बात आ गई। ठीक है, अब देखिए, अब ये ओथ जो है इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट और द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट। अब और क्यों है सीनियर मोस्ट ऑफ द हाई कोर्ट? देखिए, अगर चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट अवेलेबल नहीं है या फिर प्रेजेंट नहीं है या फिर अपॉइंट ही नहीं हुए, कई बार होता है, तो सीनियर मोस्ट जज जो हैं हाई कोर्ट के वो एडमिनिस्टर करवाएंगे ओथ। ठीक है, अब इस आर्टिकल में क्या कंटेन किया गया है? और इट कंटेन्स द फॉर्म ऑफ ओथ, कि किस प्रकार की ओथ है, जिसमें कि अकॉर्डिंगली गवर्नर जो है वो क्या अंडरटेक करते हैं? वो प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे एंड डिफेंड करेंगे किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे, और लॉ के साथ अबाइड करेंगे। और प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिक्वायर करते हैं गवर्नर को टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ये वाले कॉन्सेप्ट भी कहाँ से आया है? आपके प्रेसिडेंट के लिए भी सेम यही है कि एड एंड एडवाइस कहाँ से आती है? प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बिल्कुल पैरेलल पे चल रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसी तरीके से हमारे चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं किसमें? स्टेट में। एक्सेप्ट इन मैटर्स स्पेसिफिकली मेंशन्ड फॉर बीइंग हैंडल्ड इन डिस्क्रिशन। ठीक है, कुछ मैटर्स हैं जिस पे की डिस्क्रिशन होती है गवर्नर की, जैसे किस टाइप के बिल्स होते हैं। और गवर्नर जो है, गवर्नर इज बाउंड नॉट ओनली बाय द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑल्सो बाय ऑल लॉज। मतलब कि ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोविज़न दिया हुआ है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी और लॉ में भी, तो उनको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट टू एजुकेशन इन इंडिया इज करेक्ट। राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करी है। सबसे पहले है कि दिस राइट कवर्स बोथ चाइल्ड एंड अडल्ट लिटरेसी एंड देयरफॉर यूनिवर्सली गारंटी एजुकेशन टू ऑल सिटीजन ऑफ ऑल इंडिया। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा है दिस राइट इज a child right covering the age group of 6 to 14 years and becomes operational from the year 2015। चलिए ये भी आ गया। तीसरा है this right has been taken from the British Constitution which was the first welfare state in the world। और चौथा है this right has been given to all children between the ages of 6 to 14 years under 86 Constitutional Amendment Act। चलिए इसमें भी हम एलिमिनेशन से ही क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं? अब देखिए चाइल्ड के बारे में आपको पता है कि चाइल्ड की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है जी, 15 साल से कम। ठीक है, क्योंकि उसके बाद एडोलेसेंट आ जाता है। ठीक है, तो 15 साल से कम मतलब 14। ठीक है, और 6 से लेके 14 का ब्रैकेट, तो 6 से 14 वाला तो ये ऑप्शन है, तो ये हो सकता है। चलो ये तो हमने एलिमिनेट कर दिया। 6 से 14 ये वाला है और दूसरा 6 से 14 ये वाला है, तो ये वाला भी निकल गया। अब 2 आपने निकाल दिए। ठीक है, अब आप देखिए कि आपको पता है कि 6 से 14 इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, लेकिन 2015 तो नहीं हो सकता, इतना लेटेस्ट तो नहीं है, तो इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। तो बचा क्या? हमने एक अच्छा सा गैस लगाया इसके साथ। अब कुछ लोगों ने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा होगा। ठीक है जी, और कुछ लोगों ने अपना आरटीई भी पढ़ा होगा। तो जिन्होंने वो पढ़ा होगा वो तो आराम से इसको निकाल देंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो देखेंगे कि यार 2015 में तो नहीं हुआ है, ये तो काफ़ी पुराना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि है क्या बेसिकली। ठीक है, देखिए आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A 21 क्या कहता है वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, और 21A तो अभी पढ़ते हैं। इसमें लिखा है द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years in such manner state में by law determine। ये आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये आया कहाँ से था? ठीक है, अब बेसिकली क्या हुआ, देखो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, वो क्या हैं? जस्टिसेबल हैं। जस्टिसेबल का मतलब है हम उनको कोर्ट में घसीट सकते हैं। कौन से माध्यम से? आर्टिकल 32 और 226 के थ्रू, जो कि हमारी रेट्स हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए हमारे 5 रेट्स कौन से हैं। जो बच्चे ईपीएफओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको तो टक 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 करके आने चाहिए कि 5 रेट्स कौन से हैं। ठीक है, तो हम जो है फंडामेंटल राइट को जस्टिफाई किस तरीके से कर सकते हैं? कोर्ट्स में ले जा सकते हैं आर्टिकल 32 और 226 के हिसाब से। अब देखिए आर्टिकल 45 जो है ना वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, जो कि डायरेक्शंस हैं। ठीक है, जो कि नॉन जस्टिसेबल हैं, उनको कोर्ट में नहीं ले जा सकता। उसमें क्या दिया हुआ था? उसमें भी यही था, प्रोविजन फॉर फ्री कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड विद इन अ पीरियड ऑफ, इसमें 10 साल का दिया था, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट 14 साल। ठीक है, लेकिन अब ये जस्टिसेबल नहीं है, तो फिर ये तो फिर वही है, वो फोकी सी बात होगी कि जी है नहीं है। लेकिन जब हमने इसको आर्टिकल कितना में बनाया, 21A में बना दिया, तो दिस वाज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, आर्टिकल 21 में इसको हमने डाल दिया और अब ये जस्टिसेबल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए अब हमारा क्या है, ये आंसर आ गया है। ठीक है, चलो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब इसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा कि कौन से फंडामेंटल राइट्स में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया गया है। सबसे पहले है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और चौथा है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, अब इसको आप पॉज भी कर सकते हैं। इसमें सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, अब राइट टू इक्वालिटी कैसे है वो देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आर्टिकल 14 से लेके 18 जो है वो इक्वालिटी के बारे में बात करता है। ठीक है जी, इक्वालिटी के बारे में बात करता है किसकी? ऑफ आर कंट्रीज सिटीजन एंड रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ।
इनके ऊपर आपके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिबरल है, तो इसमें जो ईच एंड एवरीथिंग जो भी दिया हुआ है उसके पास इक्वल राइट है, किसका, स्पीच, वर्क, लिव एंड अदर, ठीक है जी। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेट भी है, ठीक है। अब क्या है, ये राइट जो है वो सिर्फ सिटीजन्स को मिलता है, ठीक है जी। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश माना गया है, ठीक है जी। ये एक दंडनीय अपराध है और इसकी प्रैक्टिस किसी भी फॉर्म में फॉरबिडन है, मतलब कि अलाउड नहीं है। अब एनफोर्समेंट ऑफ डिसेबिलिटीज अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, मतलब कि आपके इसके हिसाब से कोई भी आपकी ऑफेंस होता है तो वो पनिशेबल होगा इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ठीक है। आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 इसी के बारे में बात करता है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब इसमें क्या कहता है, अब अनटचेबिलिटी जो है अबॉलिश्ड है और इसकी प्रैक्टिस किसी भी फॉर्म में फॉरबिडन है, और इन्फोर्समेंट ऑफ डिसेबिलिटी जो भी इससे अराइज करती है वो पनिशेबल होगी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ठीक है दोस्तों। चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ये बड़ा ही रोचक है, क्यों है, क्योंकि पहली बार हमारा कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ये बताना है कि हमारा जो सेंसस होता है वो कितने साल में कितनी बार होता है, ठीक है। अब रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, ये क्वेश्चन है आपका। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दूसरा है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तीसरा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चौथा है नन ऑफ द अबव। अब देखिए मोस्टली जिनको अगर इस क्वेश्चन का नहीं पता है वो गैस क्या करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि गलत है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है, और नन ऑफ द अबव भी नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब इसके बारे में जानते हैं कि है क्या चीज़, ठीक है। अब देखिए द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्टिंग द डेसिनल सेंसस रेस्ट विद द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। अब इंडियन सेंसस जो है ना वो एक लार्जेस्ट सिंगल सोर्स है किस चीज़ का, इसमें वेराइटी ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल ऑफ इंडिया आता है कि कौन सी कास्ट से है, कौन से रीजन से है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। अब हिस्ट्री में ये क्या है, 130 साल पुरानी चीज़ है, आई थिंक लॉर्ड मेयो के टाइम पे ये चीज़ स्टार्ट हुई थी, ठीक है जी। और ये 1872 के वक्त से स्टार्ट हुई है और फर्स्ट सेंसस तभी कंडक्ट हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वाला क्वेश्चन आजकल न्यूज़ में क्यों चल रहा है और कोई मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, कमेंट सेक्शन में बताइए कि देखते हैं आप कितनी की न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जियोथर्मल सोर्सेज आर असेस्ड बाय विच मिनिस्ट्री, आप बोलेंगे सर पॉलिटी में आपने ये वाला क्वेश्चन डाल क्यों दिया है, मैं बताता हूँ क्यों डाला है। मिनिस्ट्री, पहले तो हम ऑप्शन दे देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड साइंस, नन ऑफ अबव। अब इस क्वेश्चन को डालने का क्या है, देखिए दोस्तों पॉलिटी में आपके जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कौन सी मिनिस्ट्री का क्या फंक्शन है वो पॉलिटी का पार्ट आता है। क्यों, मिनिस्ट्रीज़ बेसिकली किसके लिए है, पार्लियामेंट को जवाबदेही है, और पार्लियामेंट किसका पार्ट है, इंडियन पॉलिटी का। तो आपको मिनिस्ट्रीज़ का सारा पता होना चाहिए और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी हर डेली डोज में 2 या 3 क्वेश्चन मिनिस्ट्री से आए। अब जियोथर्मल सोर्सेज जो हैं वो असेस बाय मिनिस्ट्री किसके होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब इसका कैच क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, बट अब मैं इसको बताता हूँ इसका कैच क्या है, ठीक है। देखिए अब जियोथर्मल सोर्सेज जो है ना वो मैपिंग कौन करता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और आप बोलेंगे सर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो सर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आते हैं, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन देखिए जब भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहीं पे काम कर रहा है और उसको एक जियोथर्मल सोर्स मिलता है, वो मैपिंग वो करने के बाद इमीडिएटली उसको मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज के पास भेज देता है। और इसका क्या है, बेसिकली जीएसआई क्या करता है, ब्रॉड एस्टिमेट सजेस्ट करता है। और इन्होंने ब्रॉड सजेशन दी हुई है उसमें कि कहा है कि 10 गीगावाट जियोथर्मल पावर पोटेंशियल है हमारे पास, और प्रेजेंट एफर्ट्स लगाए हुए हैं इंडिया ने ताकि कॉस्ट कॉम्पिटिटिव जियोथर्मल पोटेंशियल इंडिया का निकल सके, ठीक है।
अब देखिए हमारी जो मिनिस्ट्री है इसका एम क्या है, इसका एम है टू डेवलप न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जीज टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, प्रोसेसेस, मटेरियल्स, कंपोनेंट्स, सब सिस्टम, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एट पार विद इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन। अब देखिए मैंने डेली वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर में मिशन किसके बारे में बात कर रहे थे, मिशन हाइड्रोजन, ठीक है, मिशन हाइड्रोजन मोदी जी ने अभी रेड फोर्ट पे जब आपकी स्पीच दी थी इंडिपेंडेंस डे पे, उस पर बताया था। तो ये वहीं से क्वेश्चन निकल के आया है करंट अफेयर से जुड़ के, ठीक है। अब ये इसका काम क्या है कि आपके जितने भी रीन्यूएबल सोर्सेज हैं, चाहे फिर वो सोलर हो गया, विंड हो गया, ठीक है जी, इन सबको इकट्ठा करके, हाइडल टाइडल जो भी है, ठीक है जी, उनको इकट्ठा करके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स लगाने हैं ताकि कंट्री की नेट फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बढ़ जाए इस सेक्टर में, और इस तरीके से इंडिजियसली डेवलप जो चीज़ें हैं वो भी हम इसमें करें, और हमारी यहाँ की वही आपकी क्या मेक इन इंडिया चीज़ें बने, ठीक है, चाहे वो आपके सोलर पैनल हो या विंड पैनल्स हों, ठीक है, ये सारी मेक इन इंडिया में आए और इसकी सर्विसेज जो है एक नेशनल गोल की तरह बने और एनर्जी सिक्योरिटी पे इसका काम करे, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट दिस मिनिस्ट्री। तो इसी के साथ आज के 5 क्वेश्चन ख़त्म हुए हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, ठीक है। चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।